हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ मैं आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और इसी के साथ में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैप्टर जो 5 है वो आज लास्ट इसकी क्लास होने वाली है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे इस पीडीएफ के अंदर जो भी हैं वो सारे आपको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना। पीडीएफ मैंने बना करके लाया हूँ। जो भी मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो सारे के सारे इसके अंदर है, जो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना। एक एक करके हम सारे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहना वीडियो के साथ में, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। एक एक चीज़ को आराम से देखना है, एक एक क्वेश्चन को और आराम से करना है और आराम से लिखते हुए जाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वाला, दोस्तों साथ में शेयर जरूर कर देना एक बार आप इसको, है ना। और लास्ट में वीडियो पूरा वॉच करने के बाद में आपको कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, निबंधात्मक क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसके अंदर हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कौन से होने वाले देखेंगे। अगला है, जलीय जीव श्वसन किस प्रकार करते हैं, ये आपको पता होगा, कलोम से करते हैं। ठीक है ना। मानव की श्वसन क्रियाविधि को समझाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन लगा लीजिए, मानव की श्वसन क्रियाविधि, मानव की श्वसन क्रियाविधि को समझाइए। मानव की श्वसन क्रियाविधि को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में रखना है। अब किस प्रकार से हमें करना है देखिए। और या फिर आप ये भी बता सकते हो कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में टोटल डिटेल आपको देनी है, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है ना। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी भी आ सकता है, कोई इसमें दोहराए नहीं है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा बताना है। आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकते हैं कि मनुष्य में O2 व CO2 का परिवहन कैसे होता है। O2 व CO2 का परिवहन कैसे होता है। O2 व CO2 का परिवहन कैसे होता है, कैसे होता है, ये इसका है सेकंड पार्ट। जैसे हम कर सकते हैं इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आ गया ना, मानव में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यथार्थ मानव हृदय में ऑक्सीजन विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, हृदय में, मानव हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रक्त के प्रवाह को समझाइए। ऑक्सीजनित रुधिर व विऑक्सीजनित रुधिर को समझाइए। रुधिर प्रवाह को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं लिखवा रहा हूं, आप इनके सॉल्यूशन आप कर लेना जैसा आपसे बन पाए। ठीक है। अगला है, लसिका क्या है, इसके कोई दो कार्य लिखिए। लसिका क्या है, इसके कोई दो कार्य लिखिए। इसके कोई दो कार्य लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, शिरा व धमनी में अंतर। शिरा व धमनी में अंतर लिखिए। शिरा व धमनी में अंतर लिखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसके अंदर, वाष्प सर्जन किसे, ये मैंने करवा दिया आपको। पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है समझाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है। लवणों का परिवहन कैसे होता है समझाइए। कैसे होता है समझाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसके अंदर, मानव उत्सर्जन तंत्र क्रियाविधि को समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। क्रियाविधि को समझाइए। अगला हमारे पास में होने वाला है वो आपका है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कृत्रिम अपहरण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। कृत्रिम अपहरण, कृत्रिम अपहरण, कृत्रिम अपहरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समझाइए। कृत्रिम अपहरण किसे कहते हैं समझाइए। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र को समझाइए, मानव पाचन तंत्र को समझाइए। दूसरा है मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र को समझाइए, श्वसन तंत्र को समझाइए। मानव हृदय हो गया, मानव हृदय हो गया। और एक क्वेश्चन आपका और बनता है इसके अंदर, वो है आपका पर्ण की अनुप्रस्थ काट का चित्र, पर्ण की अनुप्रस्थ काट का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र, काट का चित्र। और लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका मानव वक्राणु की संरचना, मानव वक्राणु की संरचना, वक्राणु की नामांकित संरचना, नामांकित संरचना। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर मैंने सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे बता दिए हैं। कल हम बात करेंगे किसके, हमारे नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर आपका 6 है, उसके बारे में हम बात करने वाले। अब थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में कि आखिरकार इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 आपका, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से बनते हैं और मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन कौन से हैं। मतलब अब इनमें से भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके चांस इस बार बनते हैं कि भाई इस बार ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, तो देखिए हम समझेंगे, आराम से समझना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव की श्वसन क्रिया विधि को समझाइए। अब ये मानव श्वसन क्रिया विधि का मतलब क्या होता है वो समझना पहले हमें। इसके अंदर आपको ये नहीं करना है कि हमें श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना दिया और उसका वर्णन कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, आप में इसमें ऐसे करना है कि मानव शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होती है, किस प्रकार से होती है कि नासा द्वार से ग्रहण करते हैं, फिर पूरे शरीर के अंदर एक चक्रण के बाद में मुख द्वार से बाहर निकलती है ना। इस प्रकार के प्रक्रम के बारे में इसमें समझाना है कि हम किस प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे हृदय में जाकर पंपिंग के दौरान रक्त में विलीन होती है और विलीन होकर के रक्त के प्रवाह के साथ साथ पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, संचरित होती है। और संचरित होने के बाद में वापस वह मुख द्वार से क्या होती है, CO2 के रूप में बाहर निकलती है, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है ना, और इस प्रकार की जो विधि होती है, क्रिया विधि होती है, वो आपकी श्वसन होती है। ठीक है ना, ये मानव में O2 व CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है समझाइए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर व विऑक्सीजनित रुधिर प्रवाह को समझाइए। अब मैंने आपको बताया कि श्वसन तंत्र तो ठीक है कि श्वसन हो रहा है, तो श्वसन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर क्या होता है, श्वसन का जो काम होता है वो तभी संभव होगा जब जैसे ही हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे रुधिर के अंदर जाएगा और रुधिर में मिलने का काम कौन करता है, वियोक्सी मतलब क्या होता है, मिलना। रुधिर में मिलने कार्य कौन करेगा, हमारा हृदय करेगा। अब हृदय का कार्य ये है कि जो आपको ऑक्सीजन मिलती है, जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम, वो क्या करते हैं, उसको हमारे रक्त के अंदर क्या करते हैं, विलीन करता है। और रक्त के अंदर जैसे विलीन हो जाती है तो वो क्या होती है, पंपिंग के दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी के हर पॉइंट पर, हमारे बॉडी के प्रत्येक स्थान पर जाकर के वो क्या होती है, संचरित होती है। और मतलब क्या है कि सूक्ष्म से समय के अंदर वो क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर चक्कर लगाती है, अपना पूरा चक्कर लगा करके वापस हृदय में आती है। और वापस हृदय में आने के बाद में डीकंपिंग होती है, फिर वापस उसमें पंपिंग होती है। पंपिंग होने के बाद में वही ऑक्सीजन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होती है, कन्वर्ट होकर के बाहर निकलती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हृदय हमारा किस प्रकार से उसके अंदर अपना योगदान देता है, किस प्रकार से उसकी प्रोसेस होती है, उसको आपको समझाना। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है कि मानव हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर प्रवाह को समझाइए। ठीक है ना, अगला देखेंगे लसिका क्या है, इसके कोई दो कार्य। अब लसिका क्या बताया था मैंने, लसिका होती है लार, क्या होती है, लार, ग्रंथियों से स्रावित होने वाली लार जो होती है।
अब लसिका क्या होती है, ये क्या करती है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन का कोर जैसे ही हमारे मुख गुहा के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होगा, अब मुख गुहा में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो क्या होता है, जो हमारी लार कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, लार उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, लार उत्पन्न करती हैं। और लार जैसे ही उत्पन्न होती है तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्या होती है, इस भोजन के साथ में रिएक्ट करती हैं। और रिएक्ट करने के बाद में वो जो भोजन आपका होता है वो लसलसा बन जाता है, और ना, और ये लसलसा क्यों बनता है, इसमें लसिका होती है ना, ये लसिका क्या करती है, लार का श्रवण करती है। किसका श्रवण करती है, लार का श्रवण करती है। और जैसे ये लार का श्रवण करेगी तो जो हमारा भोजन हम खा रहे हैं, जो हम उसको चबाएंगे, तो चबाते टाइम पर क्या होगा, लार का श्रवण होगा। और लार का श्रवण जैसे ही होगा तो वो भोजन चिपचिपा बनेगा और लसलसा बनेगा, ठीक है ना। और उसके सहायता से क्या होगा, यह जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही अंदर जाएगा, आहार नाल के अंदर जाएगा, तो मतलब आसानी से वो अंदर इंटर कर सकता है। अगर हम खाने को बिना चबाए इंटर करवाएं तो ये मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे अहम योगदान जो होता है वो आपका होता है किसका, लसिका का होता है। और इसके कोई दो कार्य है कि ये भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चबाने में, खाने में आसानी बनाता है, ठीक है ना। ये दो कार्य होते हैं इसके, ठीक है ना। और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लार के अंदर मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीरा व धमनी में दो अंतर। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन एंजाइम में भी अंतर पूछता है, ठीक है ना। तो शीरा धमनी की बात मैं करूं तो शीरा धमनी क्या होती है, जैसे मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है ना। ये चार चैम्बर होते हैं। अब चारों चैम्बर क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग कार्य होता है। अगर आपको डायग्राम पूछे एग्जाम के अंदर, उसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, शीरा व धमनी में अंतर की बात कर रहा हूं मैं। तो शीरा धमनी में अंतर आपको किस प्रकार से लिखना है, वो आपको देखना है कि शीरा जो होती है और जो धमनी होती है, तो धमनी और शीरा का अंतर इस प्रकार से हमको लिखना है कि धमनियां जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब कि ये धमनियां सिर्फ किसका प्रवाह करती है, ये खून का प्रवाह करती है। और जैसे ये अंदर प्रवेश करता है हार्ट के अंदर, धमनियों के द्वारा जो हमारे पास में ब्लड जाता है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, एक पंपिंग के दौरान क्या होता है, सिराओं के अंदर पहुंचता है। और सिराओं में कैसे पहुंचता है, सिराओं से आती है ऑक्सीजन, क्या आती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ में पंपिंग होती है और ब्लड की। और जैसे ये बॉडी के अंदर तो क्या लेता है, पूरा हमारी बॉडी के अंदर पूरा 100% जाता है, लेकिन हृदय हमारे शरीर का वह अंग होता है जिसके अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी की 60% पंपिंग होती है। क्या होती है, पूरी बॉडी की 60% पंपिंग होती है। और जिसलिए हम मान के चलें कि 60% पंपिंग के दौरान अगर आपकी पंपिंग कमजोर हो रही है, मतलब कि 60% पंपिंग होती है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की और ब्लड की, ऑक्सीजन की और ब्लड क्या होती है, 60% पंपिंग होती है। लेकिन अगर हमारी जो पंपिंग है वो 60 से कम हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको हार्ट का खतरा हो सकता है, मतलब कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं होती हैं। और ज़्यादातर केस के अंदर जैसे एक बार आ गया, दो बार आ गया, ऐसे हार्ट केस आते रहते हैं कि बोलते हैं कि तीसरी बार चांस है, ये दूसरी बार चांस है, वो चांस नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपकी जो रेट ना, मतलब कि जो पंपिंग की रेट है ना, वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या है, अगर आपकी पंपिंग की रेट 60 है, स्टार्टिंग में मेन रीजन में 60 होती है, मतलब कि 60% वर्किंग करता है तो एकदम बेस्ट है, एकदम स्वस्थ मनुष्य है वो। लेकिन जैसे जैसे ये डाउन पड़ती जाती है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल, वसा के वो युक्त चीज़ें खाते, चिकना युक्त, तो क्या होता है, हमारी नसों के अंदर जो है, धमनी शिराओं के अंदर क्या होते हैं, कोटिंग बन जाती है। कोटिंग किसकी बन जाती है, मतलब थक्के जमने लगते हैं किसके, और यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकेज आने लगते हैं, ठीक है ना। उनकी नलिकाओं के अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं और जिसके कारण होते हैं ये डिक्रीज होती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, ऐसे डिक्रीज होती है। और लास्ट के अगर 25 तक आ रही है तो 25 की पंपिंग वह अवस्था होती है जिसके अंदर आदमी को एक हेवी अटैक आने की संभावना रहती है। और इसके अंदर आपको डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, और जो आपकी ब्लड को पतला करने की आपको जो टेबलेट है वो तो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बातें बता दूं इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बात थोड़ा टॉपिक के हटके मैंने बताया, लेकिन जो बातें बताई वो जरूरी है जानना, ठीक है ना। तो देखिए शीरा व धमनी में अंतर लिखिए। शीरा धमनी की बात मैं करूँ तो शीरा आपके ऑक्सीजन संबंधित होती है और धमनियाँ क्या होती है, आपकी रक्त प्रवाह होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें वाल्व पाए जाते हैं, धमनियों में क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैं ये क्वेश्चन बारी बारी से नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि पादप के अंदर खनिज लवणों के लिए और जल के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती है। कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम मतलब जल, जाइलम आपका जल का प्रवहन करता है पौधे के अंदर, पादपों के अंदर।
और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम आपका भोजन का संवहन करता है, मतलब कि बॉडी पूरी पादप के अंदर क्या करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मोस्टली वही लिखना है कि पादपों में जल और खनिज लवणों का सेवन कैसे होता है, आपको वही लिखना है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिखना है, ठीक है ना। इसमें भ्रमित नहीं होना है कि इसमें क्या लिखना है। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रिया विधि को समझाइए। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्रियाविधि की बात करें तो आपको देखो यहाँ पर सीधी क्रियाविधि नहीं समझानी है, जरूरी नहीं है कि अगला नाम दे कि चित्र सहित, आपको ये अगला ये नाम भी देगा ना कि क्रियाविधि को समझाइए, तो आपको ये समझ जाना है कि आपको डायग्राम बनाना है, उसको नामांकित करना है, और नामांकित करने के बाद में उसमें पूरा उसका एक एक भाग का आपको वर्णन करना है, ठीक है ना, समझ जाओगे। आगे देखिए कृत्रिम अपहरण किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक हटके है और मैं इसकी सजेशन नहीं दूंगा कि एग्जाम में आ सकता है, मेरे को नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि वो टॉपिक है, ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए मानव पाचन तंत्र को समझाइए। अब ये मानव पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी भी आपको समझाइए का नाम आ गया या फिर क्रियाविधि लिखिए, तो आपके अंदर क्या करना है, समझाएगा मतलब ये होता है कि पूरा सार समझाना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसको नामांकित करना है, फिर एक एक भाग का क्या करना है, वर्णन करना है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि पाचन तंत्र की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं तो हमारे सबसे पहले होती है मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर जैसे भोजन प्रवेश करेगा तो वो जाएगा लार में मिलकर के क्या बनेगा, उसको लसिकाओं के संपर्क में आकर के वो लसलसा बनेगा भोजन, और जैसे वो लसलसा बनेगा तो वो एक घास के रूप में क्या जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा नीचे, और नीचे जाते हुए क्या होता है, लसलसा होता है और ग्रासिका में जाता है, और ग्रसिका से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा, वो आहार नाल में जाएगा, हमारी बॉडी जो आहार नाल होती है उसके अंदर जाएगा, ठीक है ना। और पूरा प्रोसेस एक आहार नाल के दौरान होता है, कि हमको कहते हैं कि गले से लेकर मुख गुहा से लेकर अमाशय तक जो आपकी पूरी पाचन क्रिया तक की जो प्रोसेस होती है वो आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल होती है जहां पर भोजन का पूरा आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अब आहार नाल से जैसे भोजन हमारा नीचे जाएगा तो वो जाएगा अमाशय के अंदर। कहाँ जाएगा, अमाशय में। अब अमाशय के अंदर क्या होता है, जैसे वो अमाशय के अंदर प्रवेश करेगा तो वहां पर HCl अम्ल होता है, दूसरे के साथ में क्या क्या होते हैं, वहां पर आपके यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, वहां से भी क्या होते हैं, अनेक हार्मोन एंजाइम संचरित होते हैं, पाचक रस संचित होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस भोजन को पचाने में क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब उसको मेल्टिंग कर देते हैं, थोड़ा सा उसको आसानी से मतलब कि नरम कर देते हैं, लचीला कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो जाता है आगे जाकर के हमारी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ध्यान रखना है, भोजन का सबसे अधिक पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत्र में होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है और 7 पॉइंट कुछ मीटर की होती है, 7.4 मीटर की होती है। और बात मैं करूं, फिर जाएगा ये भोजन किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर इसका पूरा अवशोषण होता है, और जो भी और बच्चा खच्चा है वो सारे के सारे इसके अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर अपशिष्ट के रूप में आपका गुद्दा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं। बृहदांत्र की मैं बात करूं, लंबाई तो 1.4 होती है, 1.4 मीटर सब तो होती है, लेकिन मोस्टली जो भोजन का पाचन का कार्य जो होता है वो आपका होता है किसके अंदर, क्षुद्रांतर के अंदर होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। इस प्रकार से लिखना है। फिर अगली बात मैं करूं किसकी, मानव श्वसन तंत्र की बात करूं, तो मानव श्वसन तंत्र की बात करें, देखो जब ये आपको कर लो, नासा द्वार हो गया, नासा द्वार से नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में नासा द्वार मतलब कोई नास का द्वार जब खुलेगा तो क्या लग जाएगी, सन्नी की दशा लग जाएगी, और सन्नी की दशा लगेगी तो क्या हो गया, 2 बहनें हुए उनके घर में गली में जाएंगे तो सन्नी की दशा लग जाएगी, तो आदमी गली गली में भटकता फिरेगा, मतलब कि श्वसन नली, गली मतलब श्वसन नली, तो नासा द्वार हो गया, श्वसनी का, फिर आ जाएगी श्वसन नली। अब श्वसन नली के बाद में उस गली में गए तो वहां पर 2 बहनें थी, श्वसनी और श्वसनिका, तो वहां पर उस गली के अंदर 2 घर थे, किसके, 2 बहनों के, श्वसनी और श्वसनिका। और श्वसनी और श्वसनिका के घर में गए, वो बेचारी कुछ काम नहीं कर सकती थी, तो अब क्या बोला, उसके फूफास आते हैं, मतलब कि श्वसनिका के बाद में कौन आएगा, फूफास आएंगे, ऊपर डायफ्रोम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, डायफ्रोम आ जाएंगे, नीचे नीचे आएंगे, सॉरी, फूफास आएंगे। अब फूफास से क्या बोलेंगे, उनको लिखने का सामान देंगे, पूरा नोट्स बनाओ और धूम मचाओ। फिर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर धमनियाँ आ जाएंगे, सिरे आ जाएंगे, कॉपी आ जाएंगी, ठीक है ना, कॉपी ला करके दी और बोले धूम मचाओ तुम, ठीक है ना। अब देखो अगला है इसके अंदर मानव हृदय। मानव हृदय की बात मैं करूं तो मानव हृदय के अंदर भी आपको पूरा लिखना है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया, दायां नीले हो गया, बायां नीले हो गया, पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। धमनियाँ क्या होती है, सिराएं क्या होती हैं, पहले आपको चित्र बनाना है, उसको नामांकित करना है, फिर एक एक भाग का आपको वर्णन करना है। ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना। अगला है आपका पर्ण की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर पर्ण क्या होता है। पर्ण यहाँ पर देखो पत्ते की बात कर रहा है,
अब पत्ते की बात करें तो कुछ बच्चे वो पत्ता बना करके आ रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ये बेटा देखो कायिक प्रवर्धन का है, इसको नहीं बनाना है आपको, ये है कायिक प्रवर्धन का। अब कुछ पुष्प का कार्ड चित्र बनाने हैं तो इसके बच के रहना आपको। ये आपका ये डायग्राम है, ये आंतरिक भित्ति को समझाना है इसके अंदर, इसके अंदर आर्थिक भित्ति को समझाना है। जो आपने ये डायग्राम देखा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से है कुछ एक डायग्राम, इस प्रकार से है। पर्णपत्ती के अंदर का डायग्राम होता है, ये रंध्र होते हैं, क्लोरोफिल होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एक डायग्राम है, उसको आपको देखना है, आपको मिल जाएगा जिस भी गाइड से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला है मानव की वक्राणु के नामांकन संरचना। अब वक्राणु की पूरी प्रोसेस बतानी है कि इसके कौन से भाग होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो आई होप जो भी मैंने बताया आपको सारे के सारे कवर कर लेना, और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपके नंबर निश्चित ही अच्छे नंबर आएंगे। और तैयारी अपनी बेहतर करनी है क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम बचा है, हमें लग जाना है अच्छी तैयारी के अंदर। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ में अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, अपनी बेहतरीन प्रयास देने की कोशिश कर रहे होंगे और अपना बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, इसी की मैं उम्मीद करूंगा। और मैं ये बात यही कहना चाहूँगा, बस आप जो कर रहे हैं उसमें खुश रहो, ठीक है ना। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या ज्ञान दे रहे हैं आपको, उसके आप छोड़ दीजिए, बस अपने आप में खुश रहिए। और अपने आपके पास सोर्सेज बहुत हैं, बहुत सोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए, बहुत चीज़ें हैं आपके पास में, पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। अगर नोट्स नहीं भी है तो ये कर लीजिए। बात अगर दिक्कत क्या है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पीडीएफ अगर आपको जरूरत है तो पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन परेशान किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना है, सोर्सेज आपके पास में बहुत हैं, गाइड बहुत पड़ी है आजकल की, उसको उठाइए और अभी लग जाइए भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम बचा है। और अब वह टाइम है जहाँ पर आपको वो सब याद हो सकता है जितना जितना आपको पहले नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने जो ये दिन बच्चे आपके पास में, आप अच्छी तैयारी में लगाएं इनको, ठीक है ना, फालतू चीज़ों में न लगाएं। क्योंकि अगर आप ये 10-15 दिन आपकी अच्छी तैयारी में लगा देंगे तो निश्चित ही आपका रिजल्ट शानदार होगा, देखने लायक होगा और उम्मीद से भरा होगा, ठीक है ना, और उम्मीदों से ऊपर रहेगा आपका रिजल्ट। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।